नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसके पास सवाए बयानिए के और वो भी फेक नैरेटिव के और कुछ होता नहीं है। पाकिस्तान इनको टूट के नहीं दे रहा और इन जाहिलों को पता नहीं चल रहा कि पाकिस्तान टूटने के लिए बना ही नहीं था। तो अब इनको वो अजियत और वो तकलीफ है, इनको अपना झूठा बयानिया गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो अब ये चीखें हैं इनकी जो आपको सुनाई दे रही। इंडिया की अगर आप पिछले 2000 साल की तारीख निकालें तो इंडिया कभी भी एक यूनियन के तौर पे नहीं रहा। तो पाकिस्तान को लेके जो इनका खौफ है उसकी ये अंडरस्टैंडिंग है। तो वो पाकिस्तान का वजूद ही इनको जलाता रहता है। सिर्फ जहालत के अंदर उलझी हुई सोसाइटी दुनिया में नहीं है तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस का क्या करना है। जो भूख से मरते हैं, सुसाइड करते हैं, वो इंडिया में करते हैं। सबसे ज्यादा पेगन कल्चर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया में है। ठीक है, इस वक्त इंडिया मिसकैलकुलेट कर रहा है, बहुत ज्यादा मिसकैलकुलेट कर रहा है। ये भी गारंटी है कि ये एक स्ट्राइक करेंगे तो 70 स्ट्राइक्स मुकाबले पे होंगी। वॉच फेडरल पोस्ट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। ये है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। हमारे साथ हैं एक बहुत स्पेशल शख्सियत इस वक्त, अहमद हसन साहब हैं, जिन्होंने इंडिया के एक चैनल पे जाके वहां पे काफी धुआंधार एक परफॉर्मेंस दी। और उसके बाद क्या हुआ ये हम अहमद हसन साहब से ही सुनते हैं। अहमद साहब बताइए, व्हाट हैपेंड देयर। बहुत शुक्रिया हसन साहब। इसमें सबसे पहले तो वो शो जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उस बात यही है, इंडियन मीडिया का जो वॉर हिस्ट्री एरिया इनका पिछले 10 साल से यही चल रहा है। नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसके पास सवाए बयानिए के और वो भी फेक नैरेटिव के और कुछ होता नहीं है। इनके जो एहसास कमतरी इनके डीएनए में शामिल है, मुसलमानों का 1000 साल की गुलामी का। तो ये मोदी साहब की सरकार ने क्या आपके खिलाफ वहां पे मूव चलाई, ये बताइए। जी, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऑफिस से इनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को अभी आरटीई उर्दू, एक टर्किश न्यूज़ एजेंसी है, उसने इसको रिपोर्ट को ब्रेक किया है कि उन्होंने कहा है कि कोई इंटरनेशनल रिलेशन स्कॉलर्स और ये डिफेंस एनालिस्ट पाकिस्तान से नहीं आ सकते, क्योंकि ये नाम लिया है कि अहमद हसन अल अरबी जैसे लोग आते हैं तो जाहिर है फिर बयानिया इनका तबाह हो जाता है। तो आप ऐसा करें, सिर्फ ऑपोजिशन के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको बुलाया करें ताकि हम पाकिस्तानी पाकिस्तान के खिलाफ। ऑपोजिशन के पॉलिटिशियन। पाकिस्तानी ऑपोजिशन, यस, पाकिस्तानी ऑपोजिशन के लीडर्स। मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, वो आप बाद में अच्छा वो एज अ अच्छा रेफरेंस दे अच्छा। भी सकते। पाकिस्तान से जो लोग बुलाए जाते हैं वो इस्लामाबाद के कुछ मखसूस लोग हैं जो बहुत सालों से इंडियन चैनल्स पे आ रहे हैं। और उनकी परफॉर्मेंस के साथ ये कंफर्टेबल थे इंडियन चैनल्स। आपको किसने दावत दी कि आप तशरीफ लाएं? ये बम उन्होंने कैसे दरियाफ्त किया? देखिए, आई रन माई ओन थिंक टैंक। हम नेशनल सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी पे काम करते हैं, राइट रिसर्च पेपर्स जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड रिसर्च होती है, टेररिज्म से रिलेटेड रिसर्च होती है। और मेरी अपनी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसमें भी जो मेरे थीसिस या रिसर्च रही है वो ज़्यादातर इंडिया सेंट्रिक रही है, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तानी अगर इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहा है तो उसके लिए तो इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है। तो मेरे एक जानने वाले हैं, उनको वो अपीयर होते रहते हैं इन शोज में, उनको इन्होंने कॉल की कि हमें अर्नब गोस्वामी के शो में एक आपका ओपिनियन चाहिए। वो उस दिन मसरूफ थे या वो जा नहीं सके। हम्म। और हम अक्सर बात भी करते रहते थे कि ये जो इंडिया के शोज में लोग जाते हैं ये पता नहीं अपीस क्यों करते हैं, पाकिस्तानी से चले जाते हैं वहां पे। एक तो ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते। आप अगर किसी दुनिया का इंटरनेशनल जो मीडिया के रूल्स होते हैं उसके मुताबिक, जो जर्नल नॉर्म्स होते हैं उसके मुताबिक, अगर आपको कोई दूसरा मुल्क बुलाता है तो आप चाहे ऑफिशियल कैपेसिटी में हो चाहे अनऑफिशियल कैपेसिटी में हो, आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपने लोगों की, अपनी आवाम की, अपने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन, नुमाइंदगी, उनके जज्बात की नुमाइंदगी करें। ट्रू। तो ये वहां पे जाके अपीस करते रहते थे। तो हम काफी ये सोच रहे थे कि यार आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग इट। तो फिर इन्होंने कहा कि आप जाएंगे अरना आपके शो में। मैंने कहा मैं चला जाऊंगा। तो बस मैंने वहां जाके सिर्फ नुमाइंदगी की है पाकिस्तानियों के जज्बात की, वही बातें जो हम रोज अपने घरों में, अपने You दोस्तों में। did very well. You did very well. But Indian panelists are very aggressive and they resort to personal attacks. और ये तो वहां पे नॉर्मल चलता है। Were you prepared for all that? फर्क ही नहीं पड़ता। वो फारसी का एक शेर है, आवाज़ गदा कम न कुनद रिस्क गदारा, कुत्तों के भौंकने से फकीरों का रिस्क कम नहीं होता। तो बेशक वो अल्लाह का बेशक। शुक्र है, वो ट्रेनिंग है, दे कैन नॉट गेट अंडर आवर स्किन, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अब आपको तो दोबारा ये हिंदुस्तानी बुलाने नहीं लगे, तो आर यू प्लानिंग टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट ऑफ योर ओन
बिकॉज अब आपकी एक ऑडियंस है, यू हैव अ प्रेजेंस, क्या प्लान है आपका इस बारे में? ये देखिए, मैं कभी इस तरीके से मैंने नहीं सोचा कि मैंने कोई पॉडकास्ट करनी है या कोई वो, अब बात अगर ज़रूरी हो, पैगाम पहुंचाना ज़रूरी हो, पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हो, उम्मत के लिए ज़रूरी हो, तो वो अल्लाह ताला कोई अपॉर्चुनिटी अराइव, चाहे वो पॉडकास्ट हो, चाहे कोई टीवी इंटरव्यू हो, चाहे यूट्यूब के ऊपर मेरा अपना कोई चैनल हो, जो भी है वो चलता रहता है, लेकिन इस मैं तरह तो से। बिल्कुल, आई वुड लाइक टू इनकरेज यू टू डू दैट। यू, अल्लाह ने आपको एक आवाज की ताकत दी है, उसको बहुत अच्छा इस्तेमाल करें। अपनी अपनी तरह रिसर्च के बारे में बताएं, इंडिया सेंट्रिक रिसर्च आपने की है। फॉल्ट लाइंस क्या हैं इस वक्त इंडिया के अंदर, जहां पाकिस्तान को एडवांटेज हासिल है? देखिए, इंडिया इज फुल ऑफ फॉल्ट लाइंस। इंडिया, एक तो सबसे पहले आइडियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन है कि जिस आइडियोलॉजी के ऊपर वो लोग खड़े हैं, वो आइडियोलॉजी की प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर कोई हैसियत नहीं है, उसकी जड़ें नहीं है, खोखली है। स्किज़ोफ्रेनिया आइडियोलॉजी इसको कहते हैं, कि जिसमें इनको लगता है कि इनका जो अखंड भारत है वो ऑस्ट्रेलिया तक जाएगा, और इतना इनको ऐसे लगता है कि मुसलमान 1400 साल से पहले पूरी की पूरी दुनिया इनका मजहब फॉलो कर रही थी, इनका जो पेगन कल्चर है। सो एक तो आइडियोलॉजिकल बैकिंग नहीं है। दूसरा, और जो आइडियोलॉजी हवा में खड़ी होती है वो हवा के झोंकों से फिर खत्म भी हो जाती है। दूसरा, इनका अब एक थोड़ा सा एक माइंडसेट इनका आपको समझने की जरूरत है, कि इंडिया की अगर आप पिछले 2000 साल की तारीख निकालें, तो इंडिया कभी भी एक यूनियन के तौर पे नहीं रहा। इंडिया हमेशा से रियासतों में डिवाइडेड रहा है, एंड इट ऑलवेज टुक मुस्लिम रूलर टू यूनाइट इंडिया। क्योंकि जो मुस्लिम कलेक्टिव पॉलिटिकल कॉन्शियस है, उसमें शुरू से उनका 1400 साल की जो पॉलिटिकल साइकी है वो यही रही है कि एक छोटा सा दारुल खिलाफा और बड़ी सल्तनत नीचे, और वो गवर्न, और इसी तरीके से मुसलमान ऑपरेट करते थे। लेकिन इंडिया के पास एक फिक्टिशियस मोरियन एम्पायर है, जिसकी हकीकत क्या है नोबडी नोज, लेकिन ये हमेशा से आपस में रियासतों में तकसीम रहे हैं। राजे आपस में बच्चों की शादियां कर लेते थे तो अलायंस हो जाता था, नहीं करते थे तो आपस में दे यूज्ड टू फाइट। तो इट ऑलवेज टुक अ मुस्लिम रूलर, जो कि टर्किक रूट से आया, सेंट्रल एशिया वाली साइड से आया, या उस रूट से आया जिस रूट पे आज पाकिस्तान है, उसने इंडिया को रूल किया है। और उससे अगर आप पीछे भी चले जाएं कई हजार साल पहले, जो आर्यंस जिसके साथ ये रिलेट करते हैं कि वो हम आर्यंस का हेरिटेज है हमारे पास, वो आर्यंस भी इसी रूट से आए थे। तो पाकिस्तान को लेके जो इनका खौफ है, उसकी ये अंडरस्टैंडिंग है कि एक, अब दूसरी बात ये है कि इनकी, अब मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। इंडियंस आज भी जिस लैंग्वेज को बोलने में फख्र महसूस करते हैं वो हमारी उर्दू है। तो उनकी जो पिछले 1400 साल वो गुजरे हैं, उसमें एक्चुअली प्रैक्टिकली डीएनए चेंज हो जाता है। सो यस। उनकी जो माइंडसेट के अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का। दे स्टिल थिंक कि ये जो पाकिस्तानी है, जुबान के हिसाब से, आइडियोलॉजी के हिसाब से, नजरिए के हिसाब से, ये जो मुसलमान है ये हमसे सुपीरियर है। आई सो हर्ड यू सेइंग दैट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ये आपने कहा कि आप तो हमारी जुबान में बात कर रहे हैं, यू डोंट इवन हैव अ लैंग्वेज ऑफ योर ओन। वहां तो ये माना जा रहा है कि उन्होंने जिस तरह हिंदुस्तानी थी या खड़ी बोली कहते थे, अभी भी कहते हैं उसे, और उर्दू का ये एक, वहां तो इसकी बड़ी हैवी पॉलिटिक्स मौजूद है कि आप कौन सी या जुबान बोलते हैं। तो ये और उन्होंने संस्कृत को ला के तो उसको बहुत, आई डोंट नो कि इंडियनाइज कहना चाहिए या मैथोलॉजाइज कर दिया है बहुत ज्यादा अपनी लैंग्वेज को। तो ये डिफरेंस तो उन्होंने क्रिएट किया है। यू थिंक कि ये उर्दू की कॉन्शियसनेस बहुत उनके लिए हैवी है और पेनफुल है? नहीं, सिर्फ उर्दू की बात नहीं, उर्दू तो एक इंडिकेटर है ना। उर्दू तो एक इंडिकेटर है, लैंग्वेज हमेशा से एक इंडिकेटर होती है। हम्म। लैंग्वेज, आप एक्चुअली जिस रेस को सुपीरियर समझते हैं अपने आप से, आप उस लैंग्वेज में डिस्कोर्स को जरूरी है। अफगान्स को आप देख लें, काफी सालों तक, सदियों तक वो पर्शियन लैंग्वेज को सुपीरियर समझते थे, और पर्शियन लैंग्वेज जो अफगानिस्तान में बोलता था उसको समझा जाता था कि ये, जिस तरह आजकल हमारे पाकिस्तान में भी कुछ काठे अंग्रेज हैं, तो वो अंग्रेजी बोल के समझते हैं कि वो सुपीरियर हैं, क्योंकि जाहिर है क्योंकि वेस्ट में इस वक्त इंग्लिश जो है वो डोमिनेट कर रही है। तो ये सिर्फ एक इंडिकेटर है, लैंग्वेज इज नॉट एवरीथिंग। ये सिर्फ एक इंडिकेटर है कि इनकी माइंडसेट के अंदर कितना ज्यादा खौफ और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स शामिल है, और उससे ये छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। मैं इस बात को समझें कि 1940 जिस मुल्क को ये कहते थे कि ये हमारी माँ है, उसको काट के जब पाकिस्तान बना है, तो वो पाकिस्तान का वजूद ही इनको जलाता रहता है, सिर्फ पाकिस्तान का एग्जिस्ट कर। आई डोंट अंडरस्टैंड ये माँ वाला कॉन्सेप्ट। व्हाई? I- इसलिए कि देखिए, जब ये ब्रिटिश राज से पहले तो मुस्लिम रूल था, उससे पहले राजवाड़े थे,
when was this motherland together under one Raja's rule? Never. तो नेवर। तो ये इन्होंने क्या, इनके माइंड में कौन सा खाका था उस मदरलैंड का, जहां आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू वेयर द मदरलैंड इज वन सॉलिड यूनिट? ऐसा तो कभी भी नहीं था. दे नेवर हैड इट. जहालत है, जहालत है इनको। वही तो बात है, सारा कुछ हवा में खड़ा। अभी कल मैं एक इंडियन शो में था, तो उसमें मैंने इनको इसी तरह से बात की कि आपका जो झूठ है वो आपके डीएनए में शामिल है। तो वो कहते हैं कि डीएनए की बात कर रहे हो तो तुम बताओ, हुमायूं हिंदू नहीं था? मैंने कहा यार, तो आप लोगों का दिमाग चलता है कि नहीं चलता? हुमायूं के बड़े कहाँ से हिंदू हो गए? बिल्कुल रेडिकुलस बहस हो रही है वहां पे हिंदुस्तान में. यूजलेस। गरीब. और चलिए दो चीजें सिर्फ आपसे और करते हैं. एक जो भी रिसेंट इयर्स में इकोनॉमिक प्रोग्रेस की है उसके ऊपर जाहिर है कि वहां पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि देयर इज अ लॉट ऑफ विजिबल एरोगेंस अमंग इंडियंस व्हेन दे टॉक टू अस. आपका भी यही एक्सपीरियंस है इनके साथ? आप इसको कैसे रीड करते हैं, इस एरोगेंस को? देखिए, बात यह है कि जो इंडियन इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसको हम लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक, दुनिया के अंदर इन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, लेकिन आई डोंट थिंक ऑफ इट एज प्रोग्रेस। आपकी अगर 2% पॉपुलेशन बहुत ज्यादा अमीर हो रही है और बाकी जो आपकी 98% पॉपुलेशन है वो दुनिया की गरीब तरीन पॉपुलेशन में शामिल है, अभी आई तो डोंट कॉल इट टॉयलेट्स का इकोनॉमिक प्रॉब्लम प्रोग्रेस। है, पता नहीं कितने करोड़ तो टॉयलेट जी, चाहिए. जी बिल्कुल ऐसे ही है। और सतह, गुर्बत की सतह से कितने लोग नीचे रह रहे हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा आटे की कमी है, रोटी की कमी है। सबसे ज्यादा लोग जो भूख से मरते हैं, सुसाइड करते हैं, वो इंडिया में करते हैं। सबसे ज्यादा पेगन कल्चर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया में है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो इस प्रोग्रेस है ना, प्रोग्रेस की, यहाँ इंडिया में ऐसे भी गांव मौजूद हैं जहां पे हस्बैंड मर जाए तो औरतें अपने आप को उसकी अस्थि के साथ जला लेती हैं। इंडिया, आई मीन, इतनी ज्यादा जो पुराने, यानी जहालत के अंदर उलझी हुई सोसाइटी दुनिया में नहीं है, तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस का क्या करना है? फिर उसके बाद इंडिया में जो सबसे ज्यादा इनकी जो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है, जो इनकी रेमिटेंसेज आती हैं बाहर से, उस पे टॉप 3 कंट्रीज मुसलमान ममालिक हैं। फिर जो ये एक्सपोर्ट करते हैं, उन एक्सपोर्ट को दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो मुल्क लेते हैं उसमें भी टॉप 3 मुसलमान ममालिक हैं। सो इनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस वो सिर्फ नैरेटिव की हद तक है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की हद तक है, यानी सिर्फ बयानियां राइट, बनाने राइट. की हद। एक मुल्क जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रहा हो उसको आई डोंट नो ये किसने आइडिया दे दिया कि आप एक जंगी माहौल क्रिएट कर लें. अब ऐसे माहौल में कौन आएगा? अगर फर्ज करें कि थोड़ी स्कर्मिशेस भी होती हैं या कोई एक्सचेंजेस होती हैं, वो यहाँ पे कोई सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह टाइप की चीज करते हैं, उसका रिस्पॉन्स डेफिनेटली पाकिस्तान देगा और उससे बढ़ के ही होगा जितना वो करेंगे. 2 मिसाइल लग गए फर्ज करें कि किसी की पोजीशंस पे इंडिया के अंदर, तो उसके बाद वहां कौन सी इन्वेस्टमेंट आएगी? आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग. तो ये दे हैव शॉट देमसेल्फ इन द फुट. बिल्कुल ऐसी है, लेकिन इसका वो प्लान बहुत अरसे से कर रहे हैं, पिछले 3 साल से। तो मैं आपको बता रहा हूँ एंड कि टू वो, शूट देमसेल्व्स इन द फुट. जी, पाकिस्तान के ऊपर एक मिस एडवेंचर करने का और ये सारा। देखिए, हम्म. दुनिया की तारीख 5,000 सालों की है। 14,700 के करीब टोटल जंगें हो चुकी हैं दुनिया में, बड़ी वॉर्स। और हर जंग या तो कोई जीता है या कोई हारा है। यस. तो जंग शुरू भी इंसानों ने की है, तो डेफिनेटली ये 14,700 जंगें जो हुई हैं, इसमें हर जंग में एक फरीक ने मिस कैलकुलेट की है। हम्म. ठीक है, इस वक्त इंडिया मिस कैलकुलेट कर रहा है, बहुत ज्यादा मिस कैलकुलेट कर रहा है। वो पिछले 3 साल से $100 बिलियन का कन्वेंशनल असला इंडिया ने खरीदा है। अब आप इंडिया को समझते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, आपको तो पता है ये बनिया अपनी जरूरत के बगैर ₹1 खर्च नहीं करता। हम्म. तो $100 बिलियन का असला, दुनिया का सबसे बड़ा असले का इंपोर्टर ये क्यों बन गया? क्या इंडिया के थिंक टैंक्स को, पॉलिसी सर्कल्स में, इनको इस बात का पता नहीं कि पाकिस्तान इनसे कभी भी जंग नहीं करना चाह रहा था? फिर भी ये असला और क्यों तो ले रहे हैं? माहौल नहीं है. वी वर नॉट इवन रिमोटली थिंकिंग अबाउट इट. राइट, ऐसे ही तो राइट. फिर ये असला क्यों ले रहे थे? क्योंकि इनके जहनों के, और फिर असले को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे थे अहमद हमारे हसन पास। साहब ये असला क्यों ले रहे थे? जब ये किसी दिन ये इनके दिमाग ठंडे होंगे और इन्वेस्टिगेशन होगी तो उन्हें पता चलेगा कि इसमें कितनी मैसिव करप्शन थी. और मोदी साहब के जब अकाउंट खुलेंगे तो समझ आएगी कि ये असला क्यों ले रहे थे और इन्होंने कैसे ऑर्डर करके कैसे असले लिए. इनके देखिए इनके एयर चीफ और इनके आर्मी चीफ तो रो रहे हैं कि हमारे पास ये चीजें नहीं है. वो थके हुए डॉक्टर जहाज साहब, दिए हुए हैं जो उड़ते नहीं है इनसे. सो दैट डॉक्टर इज द साहब, काइंड ऑफ सिचुएशन.
डॉक्टर साहब मैं अर्ज करूं आपसे कि इसमें सिर्फ असलहा एक फैक्टर नहीं है ना, इन्होंने असलहा भी लिया तो दुनिया में सबसे बड़े इंपोर्टर बन गई है असलहे के। जी और असलहे के साथ इन्होंने वॉर एक्सरसाइजेस भी करवाई हैं, जो पिछले 3 साल से इनकी जुनूनियों की तरह जो ये रोज एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वो भी इस बात को कॉम्प्लीमेंट करती है दैट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर कन्वेंशनल अटैक। और फिर उस मोबिलाइजेशन जो इन्होंने की है, जो करोड़ों अरबों रुपए का इन्होंने फ्यूल लगाया है मोबिलाइजेशन में पिछले 3 साल में, यहां से यूनिट वहां भेज रहे हैं, वहां से यहां भेज रहे हैं, बॉर्डर्स को रीशेप कर रहे हैं, सारा कुछ अपनी जो इंटरनली सारा, हम्म, वो भी इस बात को शो करती है कि कन्वेंशनल अटैक के लिए आ रहे हैं। और फिर इनकी जो पॉलिटिकल रेटोरिक था, जो हम्म, राजनाथ सिंह बोल रहा है, जो मोदी बोल रहा है, जो योगी बोल रहा है, जो योगी आदित्यनाथ बोल रहा है, जो जयशंकर बोल रहा है, जो अमित शाह बोल रहा है, इन सारों का अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस भी पिछले 3 साल का करें, यू कैन विजिबली सी अ ट्रेंड। सो तैयारी तो ये कर रहे हैं, तैयारी तो ये कर रहे थे, हम पिछले 3 साल से कह रहे हैं कि ये तैयारी कर रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर दाखिल होना है, ये पाकिस्तान के अंदर एक लिमिटेड कन्वेंशनल लिमिटेड वॉर करना चाहते हैं कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन में। इन्होंने अमेरिका को भी ये लारा दिया हुआ है कि हम गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर पे कब्जा करके सीपैक को खत्म कर देंगे। यस। सारी जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग इन्होंने की हुई है, इनका इरादा था, इन्होंने करना है, बट दे डोंट नो कि ये अपने तेज वो रफ्तार जहाजों के ऊपर और टैंकों के ऊपर और गाड़ियों के ऊपर और ये सारे के सारे अपनी मौत की तरफ आ रहे हैं। दे जस्ट डोंट रियलाइज कि उन्होंने किस उम्मत को ललकारा है। और सो वो रीजन ऐसा नहीं है जहाँ पे आपके ये इन्फेंट्री और ये टैंक्स आर्टिलरी वगैरह इतनी आसानी से यूज करे। मे बी गन्स, ये जो बोफोर्स गन्स हैं इनकी, वो वहां पे शायद उसके ऊपर रिलाई करे। ये दैट्स ये मिलिट्री एक्सपर्ट्स डिस्कशन। ये चलिए, जाने से पहले जरा आप अपनी जो इस वक्त करंट इनकी सिचुएशन पाकिस्तान और इंडिया का स्टैंड ऑफ है, आपको ये कहाँ जाता हुआ दिख रहा है अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च एंड असेसमेंट? देखें, अगर ये यहां से एस्केलेट नहीं होता, इंडिया एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक टाइप ड्रामा नहीं करता, हम्म, तो इट वुड बी अ मिरेकल। हम्म, एक मिरेकल होगा मेरे मुताबिक। ऐसा नहीं होगा कि इंडिया अब यहां से पीछे नहीं जा सकता। राइट। और ये भी और ये भी एक अश्योरेंस जो मैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर सिग्नलिंग जो देख रहा हूँ, जो यहाँ पे हमारी टेम्परामेंट है, ये भी गारंटी है कि ये एक स्ट्राइक करेंगे तो 70 स्ट्राइक्स मुकाबले पे होंगी। बिल्कुल डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स होगा। सो डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स होगा। और होना भी चाहिए, दुनिया में यही हो रहा है। अपने आप को द बेस्ट डिफेंस इन टुडेज वर्ल्ड ऑर्डर इज ऑफेंस। बहुत। इनफैक्ट आई वुड से कि हमें जब पता है कि इंडिया ने हमला करना है, तो वी शुड प्रीएम्प्ट इट, हम पहले स्ट्राइक्स ऑफ करना। कोर्स आई एम श्योर कि हमारे यहाँ सब कुछ प्रीएम्प्ट करके बैठे हुए हैं, और उसका हम्म, रिस्पॉन्स डिस्प्रोपोर्शनेट ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद हसन साहब आपके वक्त का। अपना बहुत ख्याल शुक्रिया, रखिएगा। बहुत आप शुक्रिया लोगों डॉक्टर के साहब। देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज और पाकिस्तान जिंदाबाद।